14th डे है ना, 14th डे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 14th डे जो होता है वो कैसे काउंट करेंगे ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन को वापस से देख लेते हैं, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि 2 से 3 दिन, किसी का 5 दिन तक भी ऐसा जाता है। तो ये तो होता है उनका जो होता है उसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद उनका प्रोलिफरेटिंग फेज आता है। प्रोलिफरेटिंग फेज के बाद वो तो हम लोग देखेंगे ही कि यूटेरस में अलग अलग चेंजेस मिल रहे हैं, जो पूरा का पूरा साइकिल है 28 डेज का, और उस 28 डेज के साइकिल में इसमें अलग चेंजेस मिल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग चीज दिखा रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है, इनमें एक जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो रहा है, उसमें फिर वो उनका ओव्यूलेशन होगा, बाकी कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होते जाएंगे। लेकिन यूटेरस में क्या होगा, यूटेरस में पहले तो शेडिंग हुई है, वापस से फिर इनका बनना शुरू होगा, फिर इनका प्रोलिफरेशन शुरू होगा और भी ज्यादा डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर से ये शेड कर जाएंगे। तो इनका अलग साइकिल जो है वो हम लोग देखेंगे और फिर इनका भी, ठीक है। तो 14th डे पे ओव्यूलेशन, अभी मोटा मोटी इतना मान के चलते हैं कि जो 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ। और ये जो एग है, ये रेड डॉट जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज द एग। एग जो है वो एंटर कर रहा है किसके थ्रू, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो एंटर करेगा इस तरह से अंदर की तरफ, इंफंडिबुलम से होते हुए वो कहाँ जाएगा, पूरे यूटेरस को में इन करेगा, फेलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग बनी हुई है ये किस चीज की है, ये है सीलिएटेड इपिथीलियम। हम लोग पढ़े थे सीलिएटेड इपिथीलियम, जब हम लोग इपिथीलियम पढ़ रहे थे तब, कि सीलिएटेड इपिथीलियम क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है द टॉप ऑफ द सेल। तो सेल के जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। जैसे हमारे ब्रोंकियाई में होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं हमारे लंग्स के अंदर कफ भर जाता है, तो फिर वो कफ को सरका के बाहर लेकर के आते हैं ताकि हम लोग उसको मुंह से या फिर नाक से निकाल सकें, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे भी सीलिएटेड इपिथीलियम का वही वर्क है, सीलिएटेड इपिथीलियम एग को बाहर लेके जाता है। अब आप बोलोगे कि सीलिएटेड इपिथीलियम कैसे लेके जा रहा है बाहर, आप ऐसे इमेजिन करो, कोई एक बहुत अच्छे एक्टर या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो आपके एरिया में आया हुआ है, ठीक है, या फिर धोनी विन करके आए मैच, ठीक है, और आप सारे लोग वहां पे खड़े हो, इतने खुश हो, आप इतने खुश हो कि आप उनको पांव ही जमीन पे नहीं रखने दे रहे। आप क्या करो, एक ने कैरी किया है और ऊपर ऊपर से दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने ऊपर ऊपर तीसरे को ट्रांसफर किया, तो वो जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गए। कैसे, वो एक दूसरे के हेड के ऊपर ऊपर से ट्रांसफर हो गए। हम लोगों ने कैरी करके उनको वापस उधर भेज दिया है ना, बिल्कुल वैसे ही एग जब आता है तो सीलिएटेड इपिथीलियम जो होता है वो कैरी करते हैं, अपना बोझ इनको दिया, दूसरे ने अपना बोझ उनको दिया, तीसरे ने अपना बोझ उनको दिया, और वो वैसे करते हुए एग जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो एग सीलिएटेड इपिथीलियम के थ्रू होते हुए चल करके आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही एग आएगा यहाँ पे तो क्या हुआ, एग यहाँ आया, ठीक है, तो एग यहाँ से निकला ही था ना जैसे ही, तो यहाँ ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे छूट चुके हैं, तो जैसे ही एग निकला तो ये मैसेज गया दिमाग को कि देखो ऐसा है, एग आ चुका है, ठीक है, बाहर आया है अभी और बेबी आने के चांसेस हैं, तो पहले से तैयारी रखो घर में खुशहाली का, ठीक है। तो दिस इज द हाउस ऑफ द बेबी, यहाँ पे पहले से साफ सफाई और सारी तैयारी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होने लग जाएंगी, भाई उसके लिए कुशन लाओ, उसके लिए ये लाओ वो लाओ, सारा चीज सजाओ, पूरा कॉर्नर भर दो, कोई नुकीली चीज ना रहने पाए। वैसे उस तरह के जो भी हम लोग घर में अपने बच्चे की तैयारी करते हैं, तो मम्मी के यूटेरस में भी वो तैयारी चल रही होती है। एग जो है वो ट्रैवल करके आ रहा है, जितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने में 4 से 5 दिन लगता है, और 8 में फर्टिलाइजेशन के 8वें या 9वें दिन इम्प्लांट हो जाता है एग यहाँ पे, तो बेबी यहाँ पे यूटेरस में आता है। अभी तक भी है कि चांसेस बेबी आया होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो ये एग है। अब यहाँ पहुंचते पहुंचते एग मर चुका है, क्योंकि एग की लाइफ बहुत छोटी होती है, 24 आवर की होती है। तो एग जब यहाँ से यहाँ चल के आए, एग मर चुका है अब, है ना। सो सी हियर इट ऑलरेडी इट वाज रेड इन अ कलर, नाउ इट्स ब्लैक इन अ कलर, मर चुका है। अब ये मर चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, यहाँ पे जो छोड़े थे, ठीक है, इनकी साइज धीरे धीरे घट रही है, इनकी साइज और घट रही है। तो जब ये एकदम से घट जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा है ना कि बेबी नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब इनका घटना ही मैसेज है कि बेबी नहीं आने वाला है। अगर ये एज इट इज रह जाते हैं तो वो मैसेज है कि बेबी आने वाला है, और अगर ये घट रहे हैं तो उसका मतलब है बेबी नहीं आने वाला है। कॉर्पस ल्यूटियम वो डिजनरेट करते रहते हैं, ठीक है। तो बेबी तो यहाँ नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या पहुंच गया, डेड एग मिल गया है, मतलब कि खत्म हो गई है इसकी लाइफ। अब ये जो हमारा एंडोमेट्रियम था, ब्लड वेसल के साथ में ब्लड सेल, ठीक है, एंडोमेट्रियम का ग्लैंडुलर सेल, और ये डेड एग, ठीक है। तो क्या क्या, एग प्लस ग्लैंडुलर इपिथीलियम इसका सारा, प्लस ब्लड वेसल का सेल, प्लस
ब्लड सेल, तो सारी की सारी चीजें प्लस म्यूकस, ये सारी चीजें जो है वो बॉडी से बाहर हो जाएंगी एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये कब होगा? हर 28 डे के साइकिल पे। 28 डे इज नॉट फिक्स्ड, वो वुमेन टू वुमेन है, वो वैरी करता रहता है ना। इट्स नॉट वेरी श्योर कि हर किसी का 28 डे का ही साइकिल हो, बट इट्स गुड कि 28 डे का साइकिल हो। ठीक है, बहुत सारी फीमेल होती हैं वो फेस करती हैं फ्लक्चुएशन इन देयर ड्यूरेशन। तो फ्लक्चुएशन का रीजन हो सकता है उनका लेट सोना, लेट जागना, या फिर फ्लक्चुएशन का रीजन हो सकता है उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, या बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना भी, ठीक है, या फिर उनकी जो ओबेसिटी है, या फिर बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रीज़न हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बोला जाए कि मेंस्ट्रुएशन पे असर पड़ता है तो किसका असर पड़ता है? आपके रेगुलर डे रूटीन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप एक फिक्स टाइम पे सो जाओ, आप एक फिक्स टाइम पे जाग जाओ, आप एक प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड लेते रहो, तो आप देखना कि आप सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि हमारा जो होता है वो टाइम फिक्स नहीं होता। एट अ सर्टेन वी डिसाइड कि नाउ इट्स सैटरडे नाइट, व्हाई डोंट वी सी अ मूवी, तो हम लोग बैठ के मूवी देखने लग गए। ठीक है, तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो प्रॉब्लम कर गया। सपोज दैट यू आर वर्किंग एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहे हो, परेशान रह रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, बोर्ड आने वाला, एग्जाम्स आने वाले हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, आप एकदम फंस चुके हो उस चीज़ में। तो जितनी बार उसको सोचोगे आपका दिमाग उतना परेशान रहेगा, आपका दिमाग सोचा ही नहीं है इधर भी फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, कभी कभी तो मेडिसिनल जो वो होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपको अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, तो अलग अलग तरह की दवाई की वजह से भी इसका असर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो फ्लो ऑफ द ऑल द इंटरनल थिंग्स आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। तो ये जो फ्लो है उसमें क्या क्या निकल रहा है? तो एक तो एग, मरा हुआ एग, दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब एंडोमेट्रियम, तीसरा ब्लड वेसल का सेल, चौथा ब्लड सेल खुद से, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड सब कुछ, और म्यूकस, ये सारी चीजें जो हैं वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, नाउ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से वर्क कर रहा है फीमेल बॉडी के अंदर। इसमें बहुत ज्यादा रोल किसका है? हार्मोन्स का। और वो हार्मोन कौन रिलीज करते हैं? तो द वेरी फर्स्ट हार्मोन रिलीज्ड बाय ओवरी। ठीक है, एंड द सेकेंड हार्मोन, यस, here again it's released by corpus luteum, ये भी रिलीज करता ही करता है, and again hormone is released by uterus also, बहुत सारा। ठीक है, यूटेरस भी रिलीज करता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड तो कहना ही नहीं है भाई, वो तो मास्टर है मास्टर। ठीक है, तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रेशन दे रहे हैं ताकि प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वर्क कर पाए। और इफ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, देन व्हाट द सिचुएशन विल बी। ओके, so हुआ क्या? Here only the egg is present and sperm is present. फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी आने लग गए। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना वो इस वाले ओवरी से एग निकला होगा, तभी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एज इट इज रह जाएंगे, वो डिजनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब ल्यूटियल फेज में वो रुक जाएगा, वहां पे उनका कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता रहेगा रेगुलर वे में कि भाई प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, यूटेरस में बड़ी तैयारी चल रही है, भाई बेबी आने वाला, बेबी आने वाला है, बेबी यहाँ से आना शुरू किया। फिर वो इसको इम्प्लांट कर लेते हैं, है ना, और इम्प्लांट करने के बाद अभी भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है, बेबी को डेवलप कराया जाएगा। फिर वही बेबी जब फुली डेवलप हो जाएगा तो वो इस दीवार को चोट मारेगा कि भाई मैं बाहर आने को तैयार हूँ, मम्मी को बोलो हॉस्पिटल जाए। फिर वहां से मैसेज आएगा कि मम्मी को क्या बताना है, हॉस्पिटल जाए। तो फिर यहाँ पे जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मैसेज करता है, ऑक्सीटोसिन भेजता है कि ऐसा करो, बोल तो सकते हो नहीं मम्मी को कि करो, मम्मी अपने मन की करती है, तो ऐसा करो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा दो। तो ऑक्सीटोसिन जब आएगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराने लगेगा यूटेरस को। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मम्मी के यूटेरस में मसल्स हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो मम्मी को पेन फील होगा, और जब पेनफुल फील होगा तो देन शी डिसाइड कि नाउ इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। Is it all clear? Okay. In next video, we will learn another thing. Thank you.